Yes, good morning class. Okay, so we had already started this chapter, Democratic Research Agency. This is the new name of the chapter. Previous book mein the name of the chapter is The Crisis of Democratic Order. So we had started this chapter and I have given you the basic background. Background क्या होता है कि अगर इमरजेंसी हुई थी तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या बैकग्राउंड था, कैसे सर्कमस्टांसेस थे हमारी कंट्री में, तो कैसे सर्कमस्टांसेस थे, ये 4 टाइप के 5 टाइप के जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इन सब सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें क्या इम्पोज करनी पड़ी, इमरजेंसी। कब? 1975 में। तो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अभी, किन किन की वजह से हुआ था। तो कल हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में गुजरात एंड बिहार मूवमेंट वी हैव डन। टुडे वी शैल बी डूइंग दिस वन, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। So this can be a direct question also for you in the exam, in the board exam, that what were the important factors or what were the reasons for imposing of emergency by our then Prime Minister Indira Gandhi in 1975. तो क्या क्या reasons थे? So you will have to write these 5 points plus you will have to explain them. If there will be a 6 marks question, अगर इसमें question आता है तो पक्का it will come for 6 marks or 5 marks. तो उसमें you will have to explain these 5 points. तो जो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, यू विल हैव टू गो एंड वॉच द वीडियो फॉर द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और गुजरात बिहार मूवमेंट्स क्या थे और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पे। ठीक है, सो टुडे वी विल सी जो हमारी गवर्नमेंट थी मतलब उस टाइम कौन था प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे किसके साथ, जुडिशरी। हु इज जुडिशरी? जुडिशरी किसको बोलते हैं हम? जुडिशरी। What are the important organs of the government? Legislature, executive and judiciary. तो legislature तो हमें पता है, लॉ मेकिंग बॉडी है जिनको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, executive हमें पता है। तो judiciary कौन होता है? कोर्ट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। So this judiciary is the guardian of constitution. You have already studied in class 11. गार्जियन कौन है? कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को? जुडिशरी के राइट होता है। तो गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को इस तरीके से रूल कर रही थी और डिक्टेटरशिप से कह सकते हैं या पावर इतना ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे प्रोविजंस को वो वायलेट कर रही थी, अगेंस्ट जा रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसको कौन स्टॉप करेगा? जुडिशरी। तो इसके बीच में उनके बीच में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट। तो वही पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले बट हम एक पढ़ रहे हैं रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। तो एक रेलवे की स्ट्राइक हुई थी इंडिया में और रेलवे आपको पता है कि कॉल रेलवे एज द लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर एक दिन भी ट्रेन ना चले तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है एक जगह में। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेन का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन में ट्रेन अगर रुक गई थी तो सारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो गया था, अनबैलेंस आ गया था इंडिया में। तो ऐसी एक रेलवे स्ट्राइक आई थी, अराउंड 20 डेज के लिए हुई थी ये 1974 में। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इमरजेंसी पे, विल सी दैट फर्स्ट। उसके बाद विल सी कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। सो ये येलो बॉक्स है, इट इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, सो सी दैट रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, डेट चेक कर लो कौन सी है, 1974, और इमरजेंसी कब हुई है, 1975। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 साल का जो गैप था इस टाइम पे। तो हम ये जितनी भी चीजें मोस्टली रीड कर रहे हैं, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 1971 में इलेक्शन हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसे रिस्टोर किया था। तो 70 के बाद जो प्रॉब्लम हुई कब तक, 75। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, क्या सिचुएशंस थी, क्या इन्वायरमेंट था हमारी कंट्री में, सोसाइटी में, किसके लिए? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो ऐसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ कैसी हो गई थी इतने ईयर्स के बीच में कि हमें एक बहुत बड़ी चीज करनी पड़ी हमारी कंट्री में। वो क्या थी? इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ी 1975 में। हम उसी को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि इमरजेंसी को छोटा वर्ड नहीं है। मोस्टली हमारी कंट्री में इमरजेंसी कब लगती है, जब वी आर इन अ वॉर, बहुत ही बड़ा वॉर किसी कंट्री के साथ चल रहा हो, ठीक है, तब होती है। जब कोई बहुत ही नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से लोग बहुत सफर करते हैं तब। बट ये जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इसका उसने रीजन क्या दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। उन्होंने कहा था हमारी जो सोसाइटी है, कंट्री है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, स्टेट्स है, के बीच में क्या चल रहा है, बहुत अनरेस्ट चल रहा है, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकली, सोशली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो उसे बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगानी जरूरी थी। वो हालांकि वी विल रीड फर्दर इन द चैप्टर, लगानी जरूरी थी या नहीं थी, अगर लगाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, सही हुए, पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे,
उससे हमें लेसन्स क्या क्या सीखने को मिलते हैं, वो कि कोई भी चीज होती है तो उससे हम पॉजिटिव चीजें भी सीखते हैं और नेगेटिव चीजें भी सीखते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, बट अभी हम विल जस्ट फोकस ऑन द फैक्टर्स। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो रहे थे, कोई भी चीज सडनली नहीं होती है, कोई भी चीज होती है तो उसके लिए क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो वो क्या रीजंस थे। अब हमारा क्या होता है, किसी से हम फ्रेंड्स होते हैं, हम उससे हैप्पी नहीं है, उसने कभी हमारे साथ हमने सपोर्ट नहीं किया, बस सडनली हम उससे उस टाइम लड़ते हैं, पर ऐसे फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर हम सारी चीजें बोलते हैं कि उस टाइम यू डिड दिस, यू वर सपोज्ड टू डू लाइक दैट, यू डिड नॉट सपोर्ट मी, यू डिड नॉट कॉल मी, या मेरे फ्रेंड्स के साथ तुमने ऐसा। तो क्या होता है, जो चीजें पहले की थी वो सब एक साथ बाद में आती है। तो इमरजेंसी में भी यही हुआ, जो 71 के बाद प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में चल रही थी वो बिल्टअप हो रही थी धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत डिप्रेस हो रही थी और बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इसीलिए इमरजेंसी फाइनली कब जाके हुई 75 में। तो एक रीजन नहीं हो सकता इमरजेंसी पोस्ट करने के लिए, बहुत सारे रीजन है हमारे, लेकिन वो रीजन कब से देख रहे हैं हम, 71 के बाद से। ठीक है, तो आप देखते हैं रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 क्या है। What would happen if the railway stopped running? ये क्वेश्चन पूछा है, क्या हो सकता था। I have told you, railway is like a lifeline to our country's economy. क्योंकि गुड सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रेलवेज। बहुत बड़ा, अगर हम किलोमीटर्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा रेंज है रेलवेज का। नॉट फॉर 1 or 2 days, बट फॉर मोर देन अ वीक। हम 1 या 2 दिन बात नहीं कर रहे कि ट्रेन बंद हो जाए, मोर देन अ वीक, अराउंड 20 days मान लो। Of course, many people would be inconvenienced, but more than that, the economy of the country would came to a halt because goods are transported from one part to another by train. अभी बोल रहे हैं हमारी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को जो रन करता है। ठीक है, डू यू नो दैट सच अ थिंग एक्चुअली हैपेंड इन 1974? आज तक नहीं हुआ था, पर ऐसे स्ट्राइक 1974 में हो चुकी है। द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल लेड एंड जॉर्ज फर्नांडिस। अब ये कमेटी होती है, रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, जब अपने राइट्स के लिए उन्हें लड़ना होता है तो एक एसोसिएशन होता है। तो रेलवे एम्प्लॉयज जितने भी थे उनका एसोसिएशन था, आ सकता है 1 मार्क्स में। उसका नाम क्या था, द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मेंस। दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस लेड टू जॉर्ज फर्नांडिस गिव अ कॉल, और ये जो लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, रेलवे स्ट्राइक को, कॉल कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो नेम भी पता होना चाहिए आपको, हु वाज द लीडर, जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे। ही गिव अ कॉल फॉर द नेशनल स्ट्राइक बाय ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द रेलवेज फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशंस। उन लोगों की डिमांड क्या थी, बोनस, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीमेंट, और उनकी जो सर्विस थी, कंडीशंस थी वहां पे वर्क करने की, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो बहुत सारे चेंजेस चाहते थे उनकी सैलरीज में, बोनस में, प्लस वर्किंग कंडीशंस में। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट इंपोज करे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज के लिए। इसके लिए स्ट्राइक अनाउंस की थी किसने, जॉर्ज फर्नांडिस ने। ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ दिस स्ट्राइक। तो इनको सारे जितने भी रेलवे के एम्प्लॉयज थे सपोर्ट कर रहे थे इस स्ट्राइक के लिए। Then, so the employees of India, largest public sector undertaking, went on a strike. तो मई मंथ याद रखेंगे, मई में है। ठीक है, मई 1974 में इन लोगों ने स्ट्राइक की। देखिए फिर क्या हुआ, द स्ट्राइक बाय द रेलवे एम्प्लॉयज एडेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ लेबर अनरेस्ट। पूरी कंट्री में लेबर अनरेस्ट हो गया। इट ऑल्सो रेज इश्यूज लाइक राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड वेदर एम्प्लॉयज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शुड अडॉप्ट मेजर्स लाइक स्ट्राइक। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल। चलो ये सब चीजें चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी, सब लेबर क्लास एक साथ आ गए, सपोर्ट किया इन चीजों के लिए कि अच्छी सर्विसेज हो। ठीक है, उनके बोनस, सैलरीज में इंक्रीज हो, इंक्रीमेंट हो। पर इसके साथ साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो ये स्ट्राइक चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पीसफुली कोई भी स्ट्राइक प्रोटेस्ट करने की परमिशन है, पीसफुली हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की, उसने इस स्ट्राइक को, इस प्रोटेस्ट को क्या बोल दिया, ये क्या है, इलीगल है। इलीगल होगा तो क्या होगा, चार्जेस लग जाएंगे। जितने लोग वहां पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अरेस्टेड मेनी ऑफ देयर लीडर्स। गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, आप लोग की जो भी डिमांड्स है, डिजायर्स है इस स्ट्राइक के लिए, वो नहीं मानी जाएंगी, और ये स्ट्राइक जो है क्या है, इलीगल है। और बहुत सारे जो बड़े इनके जो लीडर्स थे आगे इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे, उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। एंड दे हैव पुट इनटू जेल्स एंड डिप्लॉयड द टेरिटोरियल आर्मी। वहां पे आर्मी को बुला लिया, पुलिस जब कंट्रोल नहीं कर पाई
आर्मी को बुला लिया तो प्रोटेक्ट रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि जब लोग गुस्सा होते हैं क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो लोगों ने क्या करने की कोशिश की होगी, जो रेलवे ट्रैक्स है उनको तोड़ दे ताकि रेलवे रन हो ही ना पाए। तो इसलिए किसको डिप्लॉय करना पड़ा, किसको बुलाना पड़ा, आर्मी का सपोर्ट लेना पड़ा, ठीक है। The strike had to be called off after 20 days without any settlement. तो 20 डेज के बाद इतना अनरेस्ट चल रहा था, आर्मी भी आ गई, पुलिस भी है, इन लोगों को कंट्रोल किया, जो लोग ज्यादा लीडर्स थे उनको जेल में डाला। फाइनली 20 डेज के बाद इस स्ट्राइक को क्या किया, ऑफ, ठीक है, बोल दिया खत्म हो गई है, पर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। जिस चीज के जिस मोटिव से उन्होंने ये स्ट्राइक शुरू की थी 74 में, उसका मोटिव अचीव नहीं हो पाया रेलवे एम्प्लॉइज का। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, बट इसका क्या हुआ, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या आ जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इस टाइम पे, तो स्पेशली अबाउट कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी, तो यहाँ पे लोग बहुत डिससैटिस्फाइड थे बाय द फंक्शनिंग ऑफ इंदिरा गांधी। सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी। ये धीरे धीरे चीजें बन रही है ना, अब लोग यहाँ पे इतना बड़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे किसके अगेंस्ट हो गए होंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए होंगे, तो वो जो भी चीजें करेंगे अगेंस्ट करेंगे, वो एंटी कांग्रेस हो गए होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक रीजन ये भी था। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी का क्या इंपैक्ट है इमरजेंसी लगने से। This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. ये एक ऐसा टाइम था जब ये 71 की मैं बात कर रहा हूँ, 71 से 75 जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऑलरेडी थे किसके बीच में, जुडिशरी और किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। जब मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो इट मीन्स इंदिरा गांधी, क्योंकि वो एक डिक्टेटर की तरह काम करती थी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस थे, ठीक है, तो वो जो बाउंड्रीज थी उन लिमिटेशंस को क्रॉस कर रही थी, जिसको शी वाज नॉट सपोज टू क्रॉस दैट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको एक राइट्स दी भी थी एज द प्राइम मिनिस्टर, उसका क्या हुआ, हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है किसी भी, क्योंकि वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। किसी पीएम के पास ऐसे कोई राइट नहीं है, बट वो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज प्लान्स हमारी सोसाइटी में डाली थी, जिसकी वजह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे। बहुत सारी चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे, तो उसको रोकने के लिए कौन आएगा, जुडिशरी आएगी। जुडिशरी विल चैलेंज द गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से उनमें शुरू से ही 71 के इलेक्शन के बाद लगातार डिससैटिस्फैक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट था। Do you remember the discussion along with the drawn conflict between parliament and judiciary? आप पहले में था, you have studied this last year. 3 क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम्स देखते हैं उनकी। बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स अगर हम देखें जुडिशरी की, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट, 3 मेजर प्रॉब्लम्स इनकी क्या थी, देख लीजिए। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड इमर्ज्ड। पहला क्या है, कैन द पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स, कोई चेंजेस कर सकती है, कोई प्रोविजंस लाके फंडामेंटल्स को क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पहला ये। तो द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेड इट कैन नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि कोई भी चेंजेस करे या अब्रिज करे कोई भी फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो सेकंड क्या था, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले हमारी क्या करती थी, फंडामेंटल राइट थी, ठीक है, बट इसको क्या कर दिया, कर्टेल, इसमें चेंजेस कर दिए गवर्नमेंट ने। अगेन कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने साफ बोला, सॉरी, अगेन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेंडमेंट क्या होता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं, अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो तुमने 11th में पढ़ा होगा, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, बिल्स को पास करना पड़ता है, प्रेसिडेंट साइन। बट यहाँ पर एक मोनोपोली चल रही थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की, कि यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस कर रहे थे, प्रोविजन चेंज कर रहे थे, तो सिंपली वो बिल पास कर देते थे, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता था। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और बोला पार्लियामेंट इस तरीके से प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया। Thirdly, the parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights while giving effect to directive principles. तीसरा हमारी पार्लियामेंट, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर हम उससे फायदा हो रहा है किस चीज के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स जो किसके लिए होते हैं, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए होता है कि उनको किस तरीके से वर्क करना है, पर वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। उनको होता है कि अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो वो इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड चीज ये थी, वो कह रहे थे हम ह्यूमन राइट्स, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर रहे हैं ताकि क्या चीज अच्छे से रन कर पाए अपनी सोसाइटी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो ये 3 एरियाज थे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में। सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों प्रोविजन जो पार्लियामेंट बोल रही थी उसको अपोज किया। This led to a cries of
फार एज रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी वर कंसर्न। तो इनके बीच में जो रिलेशंस थे, बहुत क्राइसिस आ गए थे, बहुत डिफरेंसेस आ गए दोनों के रिलेशंस में, ठीक है। यू मे रिमेंबर दैट दिस क्राइसिस कल्मिनेटेड इन द फेमस केशवानंद, ये आपने उसमें पढ़ा 11th में, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही था। इनकी कोई प्रॉपर्टी थी, मठ चलाते थे ये, एक रिलीजियस ग्रुप टाइप के जो होते थे, उनका उस प्रॉपर्टी का वो चल रहा था। तब हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी थी क्या हुआ करती थी, फंडामेंटल राइट। अब नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट। इस केस की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गए थे कि ये केस बेसिकली किसके बीच में हो गया था, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution that the parliament cannot amend these features। अब इसमें क्या बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने कि ठीक है पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कर सकता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये आपका कोई रूफ है, ठीक है, ये रूफ है, ये किस पे खड़ा है, इसके 4 पैर है, ये क्या होगा फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पे ये रूफ या ये घर है जो खड़ा है, पिलर्स होते हैं जो बिल्डिंग होती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसको इस पे कोई डिजाइनिंग में चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है, वो इस पार्ट में कर सकती है, पर जिसके ऊपर ये खड़ा है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसके बेस को कोई भी गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी। पर ये जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी किसमें चेंजेस करना चाह रही थी, स्ट्रक्चर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर कौन था, जुडिशरी। तो जुडिशरी ने साफ बोला, यहाँ पर देखिए उसको रीड कर रहा हूँ। इन दिस केस द कोर्ट गिव अ डिसीजन। तो जो केशवानंद भारती केस हुआ था, इस केस के बाद हमारे पार्लियामेंट को एक ऑर्डर दिया गया जुडिशरी से दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। इसमें पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, ओके। जो चेंजेस होंगे यहाँ पर होंगे, और जो वो भी कैसे होंगे, बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। लोकसभा, राज्यसभा, बिल, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रॉपर एक मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी हो या स्पेशल मेजॉरिटी हो, वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिल है, मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो बट इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ये इसी केस के बाद रूल आया था, ठीक है। ये सब लाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर बहुत एक टाइप से कहते हैं डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी, तो ये सब चीजें इसलिए रूल्स में चेंजेस आ रहे थे। 2 डेवलपमेंट्स फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। इसके आगे इनके बीच में 2 चीजें और हुई जिसकी वजह से जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था, जनरल से कॉन्फ्लिक्ट था, प्रोविजन से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, पर 2 चीजें आगे और ऐसी होती है जिससे इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे और ज्यादा बढ़ गए कब, 74 में, और इमरजेंसी में, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी वो क्या थे 2 चेंजेस। इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ 1973, तो 1973 में जो केशवानंद भारती जो मैं केस बोल रहा हूँ, इसका डिसीजन जब दिया था, उसके बाद क्या हुआ, अ वैकेंसी अरोज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे चेंजेस बोला था, जो रूल आया था, वो किस केस के बाद आया था, केशवानंद भारती केस के बाद आया था, जो 1973 में हुआ था। तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो क्या हो गए, रिटायर हो गए, या वो जो सीट थी वो क्या हो गई, वेकेंट हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट का, या जब भी हम देखते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, वो कौन बनता है, जो सबसे सीनियर टॉपमोस्ट जज होता है वहां पे, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 सीनियर जजेस थे, ठीक है। ये कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रिटायर हो गया या कोई भी रीजन है तो ये सीट क्या हो गई, वेकेंट हो गई। इसके बाद एक फॉलो किया जाता है पैटर्न सुप्रीम कोर्ट में, कौन बनना चाहिए था, अब चीफ जस्टिस कौन बनना चाहिए था, नंबर 1 आना बनेगा। नंबर 1 तो बेटा रिटायर हो गया या डेथ की वजह से सीट वेकेंट हो गई, तो जब ये सीट वेकेंट हो जाएगी तो कौन बनेगा, अगला 2 है ना, पर इन्होंने क्या किया, इन 2 को गैप दे दिया और किसको बनाया, 4 को बना दिया, किसी फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, किसको सपोर्ट करे वो, कि चीफ जस्टिस कौन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को बना दिया। तो इस एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझेंगे। The vacancy arose for the post of Chief Justice of India
इट हैड बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट, तो एक प्रैक्टिस थी टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस। जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको ही चीफ जस्टिस बनाते हैं अगर एक बार सीट वेकेंट हो, ठीक है। बट इन 1973 में क्या होता है, देखिए, द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियोरिटी ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड जस्टिस ए एंड रे। 3 जजेस, एक और मान लो, मतलब 5th वाला बदलाने वाला, इन 3 की सीनियरिटी को इंपॉर्टेंस ना देते हुए किसको बना दिया, 5th वाले को बना दिया। बनना चाहिए था 2nd वाले को, बन गया यहाँ पे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 5 वाले को बना दिया। तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये डिससेटिस्फाइड रहेंगे कि सारे डिसीजन से गवर्नमेंट के कि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग 2nd वाले को बनना चाहिए था, उसके बाद इसके बाद 3rd वाले को बनना चाहिए था, बिफोर 5th वाला इतनी जल्दी कहाँ पहुंच गया। इसके रीजन क्या रहेंगे, इनके टर्म्स जो गवर्नमेंट के साथ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, और जो ये 5th वाला है इसके टर्म्स इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रहेंगे। ऑल्दो सारे ही अच्छे जजेस होते हैं, टॉप जजेस होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस जो यूज की जाती थी, सुपीरियरिटी किसको दी जाती थी, सीनियर मोस्ट को। पर इसमें इन सबको इग्नोर करके इसको डायरेक्टली यहाँ पे सुपरसीड करके इन सबको सुपरसीड किया और 5th वाले को दे दिया। द गवर्नमेंट यस It had been a practice to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice, but in 1973, the government set aside the seniority of the 3 judges and appointed Justice A and Ray. You must remember the name A and Ray. अगर पूछा जाएगा, अगर 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया था तो वो कौन सा जज था जिसको क्या बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया 1973 में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के अंडर ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो नाम याद होना चाहिए ए एंड रे, ठीक है। एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द अपॉइंटमेंट बिकेम पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल, ये पॉलिटिकली बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई इसकी वजह से, बिकॉज ऑल द 3 जजेस हु वर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये 3 जो जज थे ना बीच में 2, 3, 4 इन्होंने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस दिए थे इस वजह से, ठीक है। तो ये बहुत पॉलिटिकल इशू बन गया, कंट्रोवर्सीज हो गई इस डिसीजन की वजह से। Thus constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly. तो यहाँ पर देखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में जो फंक्शंस फॉलो किए जाते थे उसके बीच में बहुत अनरेस्ट आ रहा था। तो इसको भी एक रीजन भी माना जा रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। और इमरजेंसी पता क्या होता है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम आज तक चल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से आज 2020 तक, इसको एक क्या माना जाता है, काला धब्बा होता है ना, इट इज अ ब्लॉट होता है काला धब्बा ऑन आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये इमरजेंसी को छोटी मोटी चीज नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है इमरजेंसी लगाना, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स सील, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सब कुछ एक डिक्टेटर की पहले किंग होता ना, तो किंग ने बोल दिया भाई। डेमोक्रेसी में क्या है, हमारा ही पार्टिसिपेशन है, जो हम चाहते हैं उस टाइप से चीजें होती है। गवर्नमेंट, हम वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, हमारा लोकसभा में कैबिनेट होती है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, तो सबकी कंसेंट से कोई भी चीज चलती है। पर इमरजेंसी में सारी पावर किसके पास चलेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जैसा वो चाह रही थी उस तरीके से शी वाज रूलिंग। तो इसी को हमने क्या बोला है, ब्लॉट, एक धब्बा है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लाइफ में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये अब नेक्स्ट स्लाइड बचा है, वी विल कवर दैट टुमारो। अब इसको रीड करते हैं। Thank you so much for attending the lecture.